ड्रामा की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड जियांग निंग अपनी बेटी नियान के साथ एक प्लेन में होती है। तभी प्लेन में एक आदमी आता है जिसके सिर के ऊपर नियान को नंबर 0 दिखता है, जिसका मतलब है कि अब उसके पास जीने के लिए एक भी दिन बाकी नहीं है और अब वो मरने वाला है। उसे देखते ही नियान कहती है, मॉम, इस आदमी के सिर पर 0 है, ये जल्दी मरने वाला है। वो आदमी कहता है, ये किसकी बच्ची है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? निंग कहती है, माफ कीजिए, लेकिन मेरी बेटी देख सकती है कि कब किसकी मौत होने वाली है। आपके सिर पर जो नंबर है वो ये बताता है कि आपके पास कितने दिन बचे हैं। वो आदमी कहता है, क्या आप पागल हो गई हैं? ये कहकर वो अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी एक लड़की प्लेन में आती है और उसे देखकर नियान कहती है, इस लड़की के सिर पर भी 0 है। अब नियान सबको देखती है और कहती है, सबके सिर पे 0 है। निंग पूछती है, क्या तुम श्योर हो? नियान हाँ कहती है। निंग कहती है, कहीं ये प्लेन क्रैश तो नहीं होने वाला है? अब एयर होस्टेस आती है और नियान को अपनी सीट पर ठीक से बैठने के लिए कहती है। निंग कहती है, ये प्लेन क्रैश होने वाला है, ये टेक ऑफ नहीं हो सकता। निंग सबको कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये प्लेन क्रैश हो सकता है और आप सब मर जाएंगे। ये सुनकर सब हैरान होकर बोलने लगते हैं, क्या बकवास है? क्या आपका दिमाग ठीक है? अब जिस पहले आदमी को नियान ने देखा था वो कहता है, क्या तुम अब बस करोगी? क्या तुम सबको श्राप दे रही हो मरने का? एयर होस्टेस पूछती है, क्या आपके पास कोई सबूत है इस बात का? निंग कहती है, मेरी बेटी स्पेशल है, वो देख सकती है कि किसकी मौत कब होगी। अब वो याद करती है कि पहली बार उसे इस बारे में कब पता चला। निंग नियान को स्कूल से लेकर आ रही होती है। तभी नियान उसे बताती है कि ग्रैंडमा ने मुझे सपने में एक स्पेशल पावर दी। निंग पूछती है, कौन सी पावर? नियान कहती है, मैं लोगों की डेथ का टाइम देख सकती हूँ। निंग पहले इसे एक सपना ही समझ लेती है, लेकिन तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है और नियान को उसके हेड पर 0 दिखता है। नियान कहती है, इस लड़की के सिर पर 0 है। वो लड़की पूछती है, इस बात का क्या मतलब है? नियान कहती है, क्या आप बीमार हैं? क्या आप मरने वाली हैं? वो लड़की कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? निंग उस लड़की को सॉरी बोलती है। वो लड़की वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी उसके सिर पर ऊपर से कुछ गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। तब निंग को पता चलता है कि नियान सच बोल रही थी। अब उसकी बात सुनकर प्लेन में बैठे लोग कहते हैं कि ये कोई मूवी नहीं है। निंग कहती है, ये सच है। आपके सिर पर जो नंबर है वो ये बताता है कि आपके पास कितना टाइम बचा है और उसने अभी सबके सिर पर 0 देखा है। इसका मतलब है कि प्लेन क्रैश होने वाला है, कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। नियान कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो आदमी कहता है, तुम चुप रहो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। अब एयर होस्टेस कहती है, ये प्लेन टेक ऑफ होने वाला है, प्लीज अपनी बेटी को लेकर बैठ जाइए। निंग कहती है, प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता वरना हम सब मर जाएंगे। लोग पुलिस को बुलाने के लिए कहते हैं और निंग को प्लेन से उतारने के लिए भी। तभी एयर होस्टेस कहती है, आपकी वजह से सब पैनिक हो रहे हैं और आप हमारे काम में दखल दे रही हैं। निंग कहती है, मैं आप सबको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी कैप्टन वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। एयर होस्टेस उन्हें सब बताती है। कैप्टन कहते हैं, मैडम आप चिंता मत कीजिए, हमारा प्लेन रेगुलर चेक के लिए जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्यों लगता है कि ये क्रैश हो जाएगा? क्या आपके पास सबूत है? नियान कहती है, आपके सिर पर भी 0 है, मतलब आप सब मरेंगे। वो आदमी कहता है कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हारी मॉम ने ये सिखाया है? निंग कहती है, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है, मेरा विश्वास कीजिए, ये प्लेन टेक ऑफ नहीं हो सकता। लोग कैप्टन से कहते हैं, ये लड़की पागल है, इसकी बात पर भरोसा मत करो। कैप्टन कहते हैं, मैडम आपको हमारे साथ को ऑन ऑपरेट करना होगा वरना हमें आपको प्लेन से निकालना होगा। निंग रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बात पर भरोसा करो, इससे पहले कि देर हो जाए, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। अब कैप्टन सिक्योरिटी को बुला लेते हैं और सब लोग निंग को प्लेन से निकालने के लिए कहते हैं। सिक्योरिटी आकर निंग को पकड़ी बेचने की कोशिश करती है, लेकिन नियान उन्हें रोकती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे धक्का मार देता है जिससे नियान गिर जाती है। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे मेल लीड चेन मोजो की, जो नियान को उठाते हुए पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? उन्हें देखते ही नियान उन्हें डैडी कहती है। मोजो कहते हैं, नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। नियान कहती है, लेकिन आप मेरे डैडी जैसे हैं, मैंने सपने में देखा है, मैंने आपको बहुत मिस किया। नियान उन्हें हग कर लेती है। निंग शॉक हो जाती है और कहती है, ये तुम्हारे डैडी नहीं है। नियान कहती है, मैंने इन्हें ही मेरे सपने में देखा था, ये मेरे डैडी हैं। लोग अब लेट होने के कारण और गुस्सा हो जाते हैं और निंग को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं, लेकिन निंग कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो आदमी कहता है, क्या तुम मार खाना चाहती हो? मुझे बिजनेस के लिए जाना है, मैं लेट नहीं हो सकता। निंग पूछती है, क्या बिजनेस लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो आदमी कहता है, बकवास मत करो, क्या तुम फ्लाइट का पैसा दोगी? अगर तुम्हें नहीं जाना है तो निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड जबरदस्ती उसे ले जाने लगता है। तब मोजो कहते हैं, उन्हें छोड़ो, आप सबको यकीन हो या ना हो मुझे है, मैं इनके साथ बाहर जाऊंगा। कैप्टन कहते हैं, आप सच में इनकी बात पर विश्वास करके जाना चाहते हैं? नियान कहती है, डैडी आपके सिर से 0 हट गया, अब आप नहीं मरेंगे। लोग मोजो को भी बेवकूफ कहते हैं और मोजो कहते हैं, कैप्टन मैं सलाह दूंगा कि आप प्लेन टेक ऑफ मत कीजिए और इसे चेक करवाइए। कैप्टन कहते हैं, मैं इस क्लेम पर प्लेन को चेक नहीं करवा सकता। निंग कहती है, अगर एक दिन प्लेन टेक ऑफ नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा?
सैकड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। लोग कहते हैं एयरलाइन वालों को हो क्या गया है, इतनी सी प्रॉब्लम इनसे सॉल्व नहीं हो रही। अब लोग रिफंड मांगने लगते हैं तो कैप्टन निंग, नियान और मोजो को प्लेन से निकाल देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों साथ में खाड़े होते हैं और प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। नियान कहती है मैं अब से लोगों की मदद नहीं करूंगी। निंग उसे समझाती है कि जिंदगी बहुत कीमती है, तो अगर तुम्हें फिर से किसी के सिर पर नंबर दिखे तो तुम मुझे जरूर बताना। मोजो वहां से जाने वाले होते हैं पर नियान कहती है क्या आप हमें घर लेकर नहीं जाएंगे। निंग कहती है नियान ये तुम्हारे डैडी नहीं है, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। मोजो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। निंग कहती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की सबको बचाने की, लेकिन अब कोई मिरेकल ही उन्हें बचा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लेन में लोग अभी भी निंग और नियान का मजाक उड़ा रहे होते हैं। उधर दूसरा कैप्टन कहता है उस लाड़की की बात से मुझे डर लग रहा है, कहीं सच में तो कुछ नहीं हो जाएगा। कैप्टन कहते हैं डरो मत, कुछ नहीं होगा। तभी अचानक प्लेन की विंडशील्ड क्रैक होने लगती है। कैप्टन टावर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि प्लेन को वापस बेस में ले जाया जा सके। प्लेन में सब लोग बिल्कुल डर जाते हैं और इधर कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि वो प्लेन सच में क्रैश हो जाता है। इधर निंग नियान से कहती है तुम किसी को भी डैडी नहीं कह सकती, मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। नियान कहती है आप फिक्र मत करो मॉम, जब आप और डैडी शादी कर लेंगे तो मैं किसी और को डैडी नहीं कहूंगी। वो मोजो से पूछती है आप मॉम से शादी कब करेंगे। निंग उसका मुंह बंद करके मोजो से माफी मांगती है। मोजो कहते हैं बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं। तभी वहाँ पुलिस आती है और उन्हें कहती है जिस फ्लाइट में आप थे वो क्रैश हो चुकी है, हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। ये सुनकर तीनों शॉक हो जाते हैं। अब नियान और निंग से पूछताछ हो रही होती है और वो बताते हैं कि नियान बता सकती है कि सकी मौत कब होगी। पुलिस को इस बात पर हैरानी होती है, लेकिन वो उन्हें सिग्नेचर लेकर जाने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस मोजो से कहती है कि आप हाईचेंग छोड़कर मत जाइएगा, हम आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे। मोजो हाँ कहते हैं और तभी उनका असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है कि उनकी दादी मिसिंग है। मोजो परेशान हो जाते हैं और फौरन वहां से निकल जाते हैं। फिर नियान और निंग बाहर आते हैं और नियान कहती है डैडी कहाँ गए। निंग कहती है वो बिजी होंगे। नियान नाराज हो जाती है और निंग कहती है जो घर पहले पहुंचेगा उसे आइसक्रीम मिलेगी। ये कहकर वो भागती है और नियान उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि नियान और निंग स्कूल से आ रहे होते हैं कि तभी निंग की स्टेप सिस्टर लेक्सू उसके पास आती है और कहती है तुम कहाँ थी, तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं गई और कॉल भी नहीं उठा रही थी। नियान उसे आंटी कहती है तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी जैसी नाजायज औलाद मुझे आंटी कह रही है। निंग उसे कहती है नियान डरो मत, ये आइसक्रीम का बॉक्स फेंक कर आओ। नियान चली जाती है और निंग लेक्सू को थैपड़ मारती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की। लेक्सू कहती है तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। निंग उसे दोबारा मारती है और कहती है तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि लेक्सू ने 5 साल पहले निंग को ड्रग देकर किसी रूम में भेज दिया था। वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक आदमी अरेंज कर दिया है, आज रात तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ये कहकर लेक्सू वहां से चली जाती है और फिर हम देखते हैं मोजो किसी से बचते हुए उस कमरे में आते हैं और नशे में होते हैं। निंग पूछती है तुम कौन हो। मोजो कहते हैं डरो मत, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। वो दोनों साथ रात बिताते हैं। निंग कहती है तुमने मुझे उस रात ड्रग दिया जिसकी वजह से मैं एक अनजान आदमी के साथ सो गई और प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो गई। लेक्सू कहती है इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम गलत रूम में पहुंच गई होगी और किसी भी आदमी के साथ सो गई होगी। तभी एक ओल्ड लेडी भागते हुए वहां आती है और लेक्सू से टकरा जाती है। लेक्सू कहती है आंखें खोलकर चल। ओल्ड लेडी कहती है मुझे पानी चाहिए और फिर वो वहीं छोटे से पॉन्ड का पानी पीने लगती है। निंग उसे रोकते हुए कहती है ये पानी पीने लायक नहीं है, इसे मत पीजिए। निंग उन्हें वापस लेकर आती है और लेक्सू कहती है इस भिखारी को पानी और खाना चाहिए। ओल्ड लेडी हाँ कहती है तो लेक्सू उन्हें अपनी शर्ट से सैंडल साफ करने के लिए कहती है। तभी नियान आ जाती है और कहती है ये बहुत बुरी है, आप इसकी बात मत सुनिए, मेरे पास पानी है, आप इसे पी लीजिए। नियान उन्हें अपनी वाटर बॉटल देती है और पानी पीने के बाद ओल्ड लेडी कहती है इसका टेस्ट अच्छा था। नियान कहती है मॉम ये गरीब है, चलो इनकी मदद करते हैं। तभी ओल्ड लेडी उसे देखकर उसे जो कहती है। नियान कहती है मैं जो नहीं नियान हूँ। ओल्ड लेडी कहती है तुम बिल्कुल मेरे पोते के जैसे दिखती हो। ओल्ड लेडी निंग को देखकर कहती है तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ होगी। निंग सोचती है पहले वो आदमी और अब ये लेडी। तभी निंग उनके हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उस ओल्ड लेडी को डिमेंशिया है। लेक्सू निंग को कहती है जब से तुमने जियांग फैमिली को छोड़ा है तुम्हारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक भिखारी पति, एक नाजायज बेटी और अब एक बूढ़ी दादी। ओल्ड लेडी कहती है मेरा पोता भिखारी नहीं है, वो वीडियो गेम खेलता है। लेक्सू कहती है मतलब वो निकम्मा भी होगा। ओल्ड लेडी गुस्से में कहती है मेरे पोते की इंसल्ट मत करना। लेक्सू उन सबको भिखारी बोलती है। नियान पूछती है क्या हम भिखारी हैं। निंग कहती है बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरा खजाना हो। लेक्सू कहती है तुम बाडी होकर अपनी माँ जैसा ही बनना जिसे पैसे के लिए बूढ़े आदमी पसंद आते हैं। निंग को गुस्सा आता है
और वो उसे फिर से थप्पड़ मारती है। निंग कहती है, अपनी माँ को बता देना इस बारे में। अगर वो मुझे पैसों के लिए किसी को शादी के नाम पर बेचना चाहती है तो वो खुद शादी कर ले, और अगर तुमने मेरी बेटी के बारे में फिर से कुछ घटिया बात की तो याद रखना तुम्हें अपने बालों से कितना प्यार है, कितना अच्छा लगेगा जब मैं इन्हें जला दूंगी। लेक्सु कहती है, तुम्हारी जैसी सिंगल मदर से भी मिस्टर वांग शादी करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। निंग उसे मारने के लिए दोबारा हाथ उठाती है और कहती है, जरा फिर से बोलो। लेक्सु वहाँ से डरकर भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि निंग और नियान रेस्टोरेंट जाते हैं और ओल्ड लेडी को खाना खिलाते हैं। ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा भूखी होती है। नियान कहती है, मैडम धीरे धीरे खाइए, ये सारा खाना आपका ही है। निंग कहती है, मैंने आपके पोते को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। तभी मोजो आ जाते हैं और कहते हैं, दादी आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? नियान मोजो को देखकर कहती है, हेलो डैडी। उसे देखकर मोजो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, नियान तुम यहाँ क्या कर रही हो? निंग कहती है, हम दोबारा मिल गए। तो आप ही हैं इनके पोते जिनके बारे में ये बता रही थी? मोजो कहते हैं, मतलब तुमने मेरी दादी की जान बचाई? मेरी दादी मेरे लिए सब कुछ है, मैं तुम्हें कैसे थैंक यू कहूँ? निंग कहती है, अगर ऐसा है तो आज का खाना आपकी तरफ से ट्रीट समझ लीजिए। अब हम देखते हैं कि दादी मोजो को पहचान नहीं पाती और कहती हैं, तुम कौन हो? मोजो कहते हैं, मैं आपका जोऊ हूँ। दादी उन्हें पहचान जाती है और उन्हें अपनी पॉकेट से श्रिम्प निकाल कर देती है। निंग कहती है, तो ये आप इनके लिए बचा कर रख रही थी? तभी निंग को उसके फादर का कॉल आता है और वो दूर जाकर बात करने लगती है। वो कहती है, मैंने कहा ना मैं किसी को डेट नहीं करूंगी। मेरी माँ को मरे कई साल हो गए हैं, उन्हें इस्तेमाल मत कीजिए। उसके फादर कहते हैं, वो भले मर गई है लेकिन उसकी राख अभी भी मेरे पास है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसकी अस्थियां फेंक दूंगा। निंग कहती है, ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, मैं लीगली मैरिड हूँ, अब आप मेरी शादी नहीं करवा सकते। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और कहती है, अब मैं पति कहाँ से ढूंढूं? ये बात मोजो सुन लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निंग शॉक हो जाती है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि निंग और मोजो शादी करके अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। हमें पता चलता है कि मोजो की दादी के लिए डॉक्टर ने सलाह दी थी कि उन्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए ताकि वो अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकें। मोजो निंग से कहते हैं, तुम्हें भी शादी करनी है तो हम समझौते की शादी कर लेते हैं। जब हमें अपना प्यार मिल जाएगा तो हम अलग हो जाएंगे। शादी के बाद मोजो नियान निंग और अपनी दादी को एक नए घर में लेकर आते हैं। निंग कहती है, ये तो बहुत सुंदर है, मेरे छोटे से अपार्टमेंट में तो मेरी पूरी फैमिली भी नहीं आ सकती थी, हम इसे रेंट पर दे सकते हैं। मोजो कहते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। वो निंग को घर के पेपर्स दिखाते हैं जिसमें निंग का नाम होता है और ये देखकर वो शॉक हो जाती है। वो पूछती है, इसमें मेरा नाम क्यों है? मोजो कहते हैं, हमारी शादी जल्दबाजी में हुई तो गिफ्ट लेने के लिए टाइम नहीं मिला। ये घर स्कूल के काफी पास है। निंग कहती है, नहीं मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मोजो कहते हैं, अगर ये घर तुम्हारे नाम पर है तो क्या तुम मुझे और दादी को घर से बाहर निकाल दोगी? निंग कहती है, नहीं। मोजो कहते हैं, फिर क्या दिक्कत है? घर किसके नाम पर है ये मैटर नहीं करता। निंग सोचती है, दादी ने कहा था कि ये बस गेमर है, इस घर के लिए इन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी होगी। मोजो अब उसे अपना सैलरी कार्ड देते हैं और कहते हैं, इसमें ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन जल्दी मैं पैसे कमाने लगूंगा। निंग कहती है, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि मैं ये सब कुछ लेकर भाग जाऊंगी? मोजो कहते हैं, मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं करोगी। भले ही ये शादी एक डील हो लेकिन तुम्हें बीवी होने के नाते रिस्पेक्ट जरूर दूंगा, क्योंकि दादी कहती है कि बीवी को अच्छे से ट्रीट करने से खुशकिस्मती आती है। निंग सोचती है, क्या मैंने आज कोई जैकपॉट जीत लिया है? इनकी जॉब अनस्टेबल है और फैमिली भी गरीब है लेकिन ये कितने अच्छे हैं। वो मोजो से कहती है, हमारी शादी भले ही जल्दबाजी में हुई लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ये बुरा टाइम जल्दी निकल जाएगा, मैं भी फैमिली के लिए हार्ड वर्क करूंगी। मोजो उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सीन बदलता है और निंग नियान को स्कूल छोड़ने जाती है। तभी नियान उसे कहती है, आज हमारा टैलेंट शो है, आप आज जल्दी आना। निंग हाँ कहती है और नियान स्कूल के अंदर जा रही होती है कि तभी एक बच्चा आकर उससे पूछता है कि तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए? नियान कहती है, मेरे पापा घर पर हैं, लेकिन वो बच्चा कहता है, तुम झूठी हो, मेरे पापा ने बताया कि तुम अडॉप्टेड हो। निंग जाते जाते उन दोनों को साथ देखती है और फिर चली जाती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मोजो ऑफिस में होते हैं और उनका असिस्टेंट कहता है कि आप जो किंडरगार्टन स्पॉन्सर करते हैं वहाँ एक टैलेंट शो होने वाला है, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? मोजो कहते हैं, शायद बाद में। असिस्टेंट कहता है, आपके अकाउंट में भी 5 बिलियन का डिविडेंड डिपॉजिट कर दिया गया है। मोजो कहते हैं, मुझे मेरी बीवी से पूछना पड़ेगा। असिस्टेंट शॉक होकर पूछता है, आपने शादी कब की? तभी उन्हें निंग मैसेज करती है कि हमें नया ऑर्डर मिला है, आज हम पार्टी करने वाले हैं। तभी मोजो निंग को ऑफिस में देखते हैं और हैरान होकर पूछते हैं, ये यहाँ क्या कर रही है? वो उसके पीछे पीछे आते हैं और तभी एक लड़की निंग से कहती है, मिस जियांग, आपने जो गेम के लिए पोस्टर डिजाइन किया था वो सीईओ को बहुत पसंद आया है, उसका डिपॉजिट आपको मिला? निंग कहती है, हाँ, और मेरे लिए आपका सेटिस्फेक्शन मैटर करता है। तभी निंग देखती है कि उसके अकाउंट में 5 बिलियन आए हैं और वो शॉक हो जाती है।
वो कहती है, क्या ये कोई स्कैम है? आजकल स्कैमर्स भी कितनी घटिया ट्रिक यूज करते हैं। अगर मेरे पास 5 0 बिलियन होते तो मैं काम ही नहीं करती। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि निंग और मोजो नियान के स्कूल जाते हैं और नियान को अचानक उसकी टीचर मिस लियू और कुछ बच्चों के सिर पर 0 दिखता है। नियान निंग को ये बताती है और निंग मिस लियू के पास जाकर पूछती है, आप कहाँ जा रही हैं? मिस लियू कहती है, आज हमारे किंडरगार्टन में कल्चर शो होने वाला है, क्या आपको नोटिस नहीं मिला? निंग याद करती है कि नियान ने उसे इस बारे में बताया था। निंग कहती है, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। वो मोजो से कहती है, हमें जल्दी परफॉर्मेंस वेन्यू जाना होगा, तभी हमें एक्सीडेंट का लोकेशन पता चलेगा। मोजो कहते हैं, मैं तुमसे पहले पूछ नहीं पाया, लेकिन नियान को जो नंबर्स दिखते हैं उसका मतलब क्या है? निंग कहती है, मुझे भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन एक दिन अचानक नियान सोकर उठी और उसे दिखने लगा कि किसकी मौत होने वाली है। जिसके सिर पर 0 दिखता है वो मर जाता है। मोजो कहते हैं, ये दुनिया कितनी मिस्टीरियस है। निंग कहती है, अब हमें फोकस करना होगा, हमें जल्दी जाकर एक्सीडेंट को रोकना होगा। आखिरी बार हमने आपको बचाया था, लेकिन इस बार हम सबको बचाएंगे। अब हम देखते हैं कि वो दोनों नियान के साथ परफॉर्मेंस वेन्यू की तरफ जा रहे होते हैं। तभी निंग को लगता है कि कोई उसके पीछे है। वो पीछे देखती है तो उसे मास्क पहना हुआ एक आदमी नजर आता है और वो छुप जाता है। मोजो कहते हैं, क्या हुआ? निंग कहती है, कुछ नहीं, जल्दी चलो। अब दोनों जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बच्चे और उनके पेरेंट्स बैठे थे। निंग नियान को कहती है, जरा इन सब लोगों को ध्यान से देखकर बताओ कि क्या इनके सिर पर नंबर है? नियान कहती है, मॉम, यहाँ सबके सिर पर नंबर है। निंग कहती है, हम लेट हो गए, ये बिल्कुल प्लेन क्रैश वाले दिन जैसा हो रहा है। मोजो पूछते हैं, लेकिन इस बार क्या हो सकता है? निंग सोचकर कहती है, कहीं आग तो नहीं लगेगी? मोजो कहते हैं, यहाँ सबका काउंटडाउन 0 है, मतलब कुछ ऐसा होगा जिससे सब एक साथ मर जाएंगे। लेकिन फायर या अर्थक्वेक में ऐसा नहीं होता है, लोगों के पास बचने के चांसेस होते हैं। वो कहते हैं, यहाँ जरूर ब्लास्ट होगा, सिर्फ बम वगैरह फटने से सब लोग तुरंत मर सकते हैं। निंग कहती है, आप सही कह रहे हैं। नियान कहती है, मॉम, हमारा किंडरगार्टन क्यों ब्लास्ट होगा? क्या यहाँ बम है? निंग मोजो से कहती है, आप नियान को बाहर लेकर जाइए, ये यहाँ रहकर रिस्क नहीं ले सकती। मैं यहाँ रहकर कुछ सोचती हूँ। मोजो नहीं जाते तो निंग कहती है, यहाँ आपको कोई नहीं जानता है, इसलिए ये लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। तभी हम देखते हैं परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली होती है। निंग नियान को बाहर ले जाने के लिए कहती है और मोजो उसे ले जाते हैं। तभी निंग जाकर म्यूजिक बॉक्स का वायर निकाल देती है और सब उसे हैरानी से देखते हैं। निंग सबको कहती है, शो कैंसिल करो अभी। मिस लियू कहती है, ये आप क्या कर रही हैं? निंग कहती है, मिस लियू, यहाँ ब्लास्ट होने वाला है, यहाँ सब मर जाएंगे, हम सबको यहाँ से निकलना होगा। लेक्सू भी वहाँ होती है। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बकवास कर रही हो। बाकी लोगों को भी निंग पर भरोसा नहीं होता। वो मिस लियू को कहते हैं, आपके किंडरगार्टन में ऐसे पागल लोग आकर सबको श्राप दे रहे हैं। मिस लियू सबको शांत करवाने की कोशिश करती है और कहती है, ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वो निंग से कहती है, अगर आपको कोई परेशानी थी तो आपको पर्सनली बात करनी चाहिए थी, आप इस तरह सबको पैनिक क्यों कर रही हैं? निंग कहती है, मुझे शक है कि यहाँ बम है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। ये सुनकर सब डर जाते हैं और बातें करने लगते हैं, क्या यहाँ सच में बम है? तभी लेक्सू कहती है, निंग, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, यहाँ कोई बम नहीं है, इस पागल को कोई बाहर निकालो। निंग कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, यहाँ सच में बम है, सबकी जान को खतरा है, आप सब बाहर चलिए। मिस लियू कहती है, हमारे किंडरगार्टन में फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, हमने सब कुछ अच्छे से चेक किया है, यहाँ कुछ गड्डी डबाडीएच नहीं है, आज कल्चर परफॉर्मेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट भी आने वाले हैं, तो क्या आप ये सीन क्रिएट करना बंद करेंगी? निंग कहती है, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, यहाँ सच में बम है, आप वेन्यू की चेकिंग कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं सच कह रही हूँ। वो कहती है, आपने ही कहा था ना कि आज इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, तो अगर कुछ हो गया तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगी? मिस लियो इस बारे में सोचती है और गार्ड को बुलाकर कहती है, इस जगह को चेक करो। अब गार्ड हर जगह पर चेकिंग करता है। इधर मोजो भी आ जाते हैं और चेकिंग शुरू करते हैं। गार्ड को तभी स्टेज के पीछे एक बड़ा बॉक्स मिलता है। सब उस बॉक्स को देखकर शॉक हो जाते हैं और एक लेडी कहती है, क्या सच में इसमें बम है? लेक्सू कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी इसे खोलकर चेक करो। अब गार्ड उस बॉक्स को ओपन करता है, लेकिन उसे उसमें सिर्फ एक टेडी बियर मिलता है। लेक्सू कहती है, क्या तुम इसे बम कह रही थी? गार्ड उस टेडी बियर को वहीं फेंक देता है और कहता है, मैंने अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। निंग कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेक्सू कहती है, निंग, कहीं तुम स्कूल से पैसे तो नहीं ऐंठना चाहती? मैं जानती हूँ कि नाजायज बच्चे की सिंगल मदर होना आसान नहीं है और तुम्हारी इनकम के हिसाब से इस स्कूल की फीस ज्यादा होगी। तुमने यहाँ सबका टाइम वेस्ट कर दिया। लोग लेक्सू की बात मानकर निंग और नियान के बारे में भला बुरा कहते हैं और उसे बाहर निकालने के लिए कहते हैं। निंग खुद को कंट्रोल करती है और कहती है, मैं कोई संत नहीं हूँ जो इस तरह के बर्ताव के बाद भी आप लोगों पर तरस खाऊंगी, लेकिन बात यहाँ मासूम बच्चों की है, यहाँ कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, शो को अभी बंद करो और यहाँ से निकलो। मिस लियू कहती है, हमने चेक कर लिया है और यहाँ कोई बम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जिस मास्क पहने आदमी को निंग ने देखा था वो वहीं आता है और निंग उसे देख लेती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करती, नियान वहाँ आ जाती है और निंग घबरा जाती है। निंग कहती है, तुम वापस क्यों आ गई? यहाँ खतरा है।
इसी बीच वो मास्क पहना हुआ आदमी लेक्सू के पास आता है और उसे बाहर आने का इशारा करके चला जाता है। इधर नियान कहती है, मैं अकेले बाहर नहीं खड़े रहना चाहती, मुझे अपनी हेल्प करने दीजिए। तभी लेक्सू कहती है, मिस लियू, आप और कितना टाइम वेस्ट करेंगी? आपका किंडरगार्टन डस्टबिन बन चुका है, कोई भी कचरा यहाँ घुस आ रहा है। निंग कहती है, अगर बम यहाँ नहीं है तो इसका मतलब है कि आप में से किसी के पास वो बम है और किलर भी आप लोगों में से कोई एक है। लेक्सू कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर इल्जाम लगाने की? निंग कहती है, मुझे तुम पर शक हो रहा है, मैं सच कह रही हूँ, ये कोई प्रैंक नहीं है। आप लोगों ने प्लेन क्रैश के बारे में सुना होगा, मैं भी उसमें थी और किसी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और अब वो सब मर चुके हैं। यान कहती है, मॉम सच बोल रही हैं, मैं देख सकती हूँ कि आप सबके सिर के ऊपर 0 है, आज आप सब मर जाएंगे। लोग निंग को कहते हैं कि तुम बच्ची को झूठ बोलना सिखा रही हो। मिस लियू कहती है, आप सब निंग को इग्नोर कीजिए, परफॉर्मेंस बस शुरू होने वाला है। निंग कहती है, हमें सबको चेक करना होगा, बम किलर के पास है। मिस लियू कहती है, बहुत हो गया, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। निंग कहती है, अभी सबकी चेकिंग करो वरना मैं किंडरगार्टन के खिलाफ केस करूंगी और पुलिस खुद सब चेक कर लेगी। तभी प्रिंसिपल वहां आ जाते हैं और पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? मिस लियू उन्हें सारा मैटर बताती है और प्रिंसिपल कहते हैं, हम पेरेंट्स की चेकिंग की इजाजत नहीं दे सकते, सिक्योरिटी जल्दी इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ। गार्ड उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है, लेकिन तभी मोजो आकर गार्ड को पुश करते हैं और निंग को गिरने से बचा लेते हैं। वो कहते हैं, चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तभी लेक्सू का हस्बैंड लियांग कहता है, ये आदमी जाना पहचाना लग रहा है। लेक्सू कहती है, निंग क्या ये तुम्हारा कोई नया प्रेमी है? इसने काफी शानदार कपड़े ढे पहने हुए हैं, तुम ही इसे पैसे दे रही होगी। मोजो कहते हैं, मैं टियानशेंग ग्रुप का CEO हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, बम किलर के पास ही है। बच्चों की सेफ्टी के लिए आप सबको हमारी बात माननी होगी। प्रिंसिपल कहते हैं, क्या ये कोई मजाक है? टियानशेंग ग्रुप के CEO हमारे शेयर होल्डर हैं, लेकिन आज तक मैंने उनका फेस नहीं देखा। मोजो कहते हैं, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो। तभी प्रिंसिपल को मोजो के चीफ सेक्रेटरी का कॉल आता है और प्रिंसिपल कहते हैं, CEO बहुत जल्दी यहाँ आने वाले हैं। प्रिंसिपल कॉल उठाते हैं और सेक्रेटरी लेन उन्हें कुछ कहते हैं जिससे वो शॉक हो जाते हैं। फिर मोजो याद करते हैं कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहा था कि किंडरगार्टन खतरे में है, जल्दी से प्रिंसिपल को कॉल करो और कहो कि वो मेरी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। लेक्सू कहती है, ये LDDDH का CEO नहीं हो सकता। प्रिंसिपल कहते हैं, UPS ने हमें कोऑपरेट करने को कहा है, हम मना नहीं कर सकते। अब वहाँ सभी पेरेंट्स की चेकिंग होती है, किसी के पास कुछ नहीं मिलता है, लेकिन लेक्सू चेकिंग करवाने से मना कर देती है। निंग कहती है, तुम मना क्यों कर रही हो? कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रही? जो भी छुपा रही हो वो मुझे दो। लेक्सू कहती है, मैं किलर कैसे हो सकती हूँ? मेरा बच्चा भी स्टेज पर है। अब बाकी पेरेंट्स कहते हैं कि अगर हमारी चेकिंग हुई है तो इसकी क्यों नहीं होगी? ये तो अनफेयर होगा। निंग कहती है, या तो तुम खुद सरेंडर कर दो वरना मैं खुद तलाशी लूंगी। ये कहकर वो लेक्सू की तलाशी के लिए जाती है, लेकिन लियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन तभी मोजो उसका हाथ पकड़कर ट्विस्ट करते हैं और निंग से तलाशी लेने के लिए कहते हैं। निंग लेक्सू का पर्स छीनने लगती है और लेक्सू अपना पर्स देने से मना कर रही होती है। इस वजह से पर्स की चीजें गिर जाती हैं, जिसमें एक मेन अंडरवेयर भी होता है और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। लियांग पूछता है, ये किसका अंडरवियर है? लेक्सू नर्वस होकर कहती है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट था। लियांग कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, मैं इस तरह के अंडरवियर नहीं पहनता हूँ, ये तुम्हारे किस आशिक का है? लेक्सू कहती है, मुझ पर विश्वास करो, मैं ये तुम्हारे लिए लाई थी। अब निंग कहती है, तुम्हारी झूठ बोलने की कला तो निखरती जा रही है, इस अंडरवियर के रोए निकलने लगे हैं और तुम चाहती हो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम पर ट्रस्ट करे। ये सुनकर सब लेक्सू पर हंसने लगते हैं और लियांग उसे जोरदार थप्पड़ डच मारकर कहता है, इसलिए तुम्हें वॉशरूम में इतना टाइम लग रहा था, तुम अपने लव के साथ थी? लेक्सू उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है, मुझे समझाने का एक मौका दो, ऐसा कुछ नहीं है। लियांग वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे लेक्सू भी चली जाती है। नियान कहती है, मॉम 0 अभी भी गायब नहीं हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं है और हम देखते हैं कि बम ब्लास्ट होने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम बचा होता है। निंग कहती है, क्या हम गलत थे? यहाँ ब्लास्ट नहीं बल्कि कुछ और होने वाला है। वो कहती है, हमारे पास टाइम नहीं है, सब लोग जल्दी बाहर निकलो। तभी कुछ बच्चे कहते हैं, मुझे डांस करना है। निंग कहती है, नहीं, ये जगह ब्लास्ट हो जाएगी, हम सबको जल्दी निकलना होगा। लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होता है। निंग कहती है, आप लोग इतने जिद्दी क्यों हैं? तभी नियान स्टेज पर टेडी बियर के कॉस्ट्यूम में एक आदमी को देखती है और कहती है, मॉम देखो वो कितना प्यारा है। निंग कहती है, ये यहाँ कब आया? कहीं ये तो किलर नहीं है? मोजो कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, नियान को लेकर यहाँ से जाओ, उसे मैं देख लूंगा। ये कहकर मोजो उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे मारकर कहते हैं, बम कहाँ है बताओ। इधर निंग एक बच्चे का हाथ पकड़ती है और कहती है, सब जल्दी भागो। वो नियान को साथ भागने के लिए कहती है और उस बच्चे को गोद में लेकर भागती है। पीछे पीछे सारे पेरेंट्स भागकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन नियान उस छोटे टेडी बियर को देखकर रुक जाती है। दूसरी तरफ निंग जब उस बच्चे को लेकर भाग रही होती है, तब वो बच्चा उसके शोल्डर को काट लेता है और निंग उसे नीचे उतारती है। उस बच्चे के पेरेंट्स आकर निंग को किडनैपर बोलते हैं
निंग अब नोटिस करती है कि नियान वहाँ नहीं थी और वो घबरा जाती है। वो फौरन वेन्यू की तरफ जाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और सब शॉक हो जाते हैं। पेरेंट्स कहते हैं, यहाँ सच में ब्लास्ट हो गया, अगर हम बाहर नहीं आते तो मर जाते। दूसरी तरफ निंग रोते हुए अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पेरेंट्स उसे रोक लेते हैं। वो फ्लोर पर गिरकर रोने लगती है कि तभी मोजो नियान को लेकर बाहर निकलते हैं और निंग नियान को हग कर लेती है। निंग कहती है, तुमने तो मुझे डरा दिया था, मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। नियान कहती है, मॉम मत रोइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोजो कहते हैं, इस बार हमने समय पर सब ठीक कर दिया। निंग उन्हें हग कर लेती है और नियान हंसने लगती है। निंग को रियलाइज होता है कि उसने क्या किया। वो उनसे दूर होती है और पूछती है, आप दोनों बाहर आए कैसे? मोजो बताते हैं कि ये सब नियान की वजह से हुआ है। अब हम देखते हैं कि जब सब लोग वेन्यू से बाहर आ रहे थे, तब नियान की नजर टेडी बियर पर जाती है और वो उस टेडी बियर में छुपे बम को देख लेती है। मोजो कहते हैं, नियान बहुत स्मार्ट है, हमने उस टेडी बियर को हॉल स्टोरेज पाइल में फेंक दिया। निंग पूछती है, क्या वो आदमी ही किलर था? मोजो कहते हैं, नहीं, वो इनोसेंट था, वो तो बस परफॉर्मेंस के लिए आया था। निंग पूछती है, फिर असली गुनहगार कौन है? मोजो कहते हैं, चिंता मत करो, मैंने इन्वेस्टिगेशन टीम को बुला लिया है, हमें जल्दी पता चल जाएगा। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि नियान सो चुकी होती है और निंग उसके पास बैठी होती है। तभी मोजो आते हैं और देखते हैं कि वो सो गई है। निंग कहती है, शायद आज के ब्लास्ट से ये थोड़ा डर गई है। मोजो कहते हैं, आज रात मैं इसका ख्याल रखूंगा, अगर ये उठ गई तो शायद अकेले में डर जाएगी। निंग कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी। मोजो कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी असिस्टेंट लिन वहाँ आता है और कहता है, मिस्टर चेन, मुझे कुछ पता चला है। अब हम देखते हैं कि मोजो और निंग साथ बैठे होते हैं और असिस्टेंट लिन उन्हें एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि किंडरगार्टन के फुटेज में कुछ जानबूझकर खराबी लाई गई है, लेकिन फिर भी मुझे एक्सप्लोजन की जगह पर USB ड्राइव मिल गया। इसमें एक वीडियो है। निंग उस वीडियो को प्ले करने वाली होती है, पर असिस्टेंट कहता है, मैडम आपको खुद को संभालना होगा। निंग कंफ्यूज हो जाती है और फिर उस वीडियो को प्ले करती है जिसमें वो अपनी माँ को देखती है। वो देखती है कि उसकी माँ के पीछे लेक्सू और उसकी माँ पड़ी हुई थी और निंग की माँ उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। लेक्सू कहती है, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, लेकिन तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। निंग की माँ पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? लेक्सू कहती है, तुम्हारे मरने के बाद ही मेरी मॉम मैडम जियांग बन सकती है और मैं इस फैमिली की वारिस बन सकती हूँ। तभी उस वीडियो में एक आदमी की आवाज आती है जो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके पैर दिखाई देते हैं और वो आदमी कह रहा होता है कि बातें बहुत हो गईं, जल्दी अपना काम करो इससे पहले कि हम पकड़े जाएं, उसे मार डालो। ये सब देखकर निंग रोने लगती है और कहती है, मुझे हमेशा से शक था कि मेरी माँ की मौत एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लेक्सू और उसकी माँ ने उन्हें मारा होगा। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो हाइपर हो जाती है और मोजो उसे शांत करवाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, ये मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। निंग पूछती है, आपका मतलब क्या है? मोजो वापस से उस आदमी के पैर दिखाते हैं और कहते हैं, ये वो जगह है जहाँ तुम्हारी माँ की मौत हुई। यहाँ पर कोई तीसरा इंसान भी है और ये इंसान ये सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा है। ये USB ड्राइव एक्सप्लोजन की जगह पर मिली है। मुझे शक है कि इस ब्लास्ट का तुम्हारी माँ की डेथ से भी कुछ लेना देना है। ये इंसान जो भी है उसका कुछ तो प्लान है और वो जरूर तुम्हें टारगेट करना चाहता है। निंग कहती है, पहले हमें इस आदमी को ढूंढना होगा, वही बताएगा कि ब्लास्ट और मॉम की डेथ का क्या कनेक्शन है, फिर हम असली किलर तक पहुंच जाएंगे। असिस्टेंट बताता है कि 3 दिन के बाद स्टार होटल में आपकी स्टेप मदर की बर्थडे पार्टी है। निंग कहती है, मेरी मॉम के साथ इतने सालों से नाइंसाफी हो रही है और वो औरत पार्टी करेगी, मैं उसे आसानी से छोड़ूंगी नहीं। मोजो असिस्टेंट को 2 इन्विटेशन का इंतजाम करने के लिए कहते हैं और निंग को कहते हैं कि मैं उन लोगों को सजा जरूर दूंगा। हम देखते हैं कि उनकी सारी बातें नियान सुन लेती है। अब अगले सीन में नियान को एक सपना आता है जिसमें वो निंग और मोजो को मरते देखती है। फिर सपना बदलता है और उसके सपने में उसकी नानी आती है। वो पूछती है, नियान तुम क्यों रो रही हो? नियान कहती है, क्या आप मेरे मॉम डैड को बचा सकती हैं? मैंने देखा कि वो लोग मरने वाले हैं। उसकी नानी कहती है, मैं उन्हें नहीं बचा सकती, सिर्फ तुम उन्हें बचा सकती हो। मैं तुम्हें एक और सुपर पावर देती हूँ जिससे तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। अब वो नियान को सुपर पावर देती है और जाते हुए कहती है, मुझे अब रेस्ट करना है, वादा करो कि तुम उन्हें जरूर बचाओगी। फिर नियान की नींद खुल जाती है। वो पास में रखे एक हार्ड कंटेनर को पकड़कर दबा देती है। वो कहती है, ग्रैंडमा झूठ नहीं बोल रही थी, क्या मैं सच में पावरफुल बन गई हूँ? वो कहती है, अब मैं अपने मॉम डैड का ख्याल रखूंगी। अगले दिन नियान अपनी दादी निंग और मोजो के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी निंग कहती है, आज हम घर पर नहीं रहेंगे तो तुम अपनी दादी का ख्याल रखना। नियान कहती है, आप चिंता मत करो मॉम, मैं दादी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर वो सोचती है कि ब्रेकफास्ट में स्लीपिंग पिल्स थीं,
शायद किसी ने नोटिस नहीं किया। अब हम देखते हैं कि उन तीनों को ही नींद आने लगती है और वो लोग डाइनिंग टेबल पर ही सो जाते हैं। फिर नियान कहती है कि कैसे उसने चुपचाप ब्रेकफास्ट में स्लीपिंग पिल्स मिला दिया था। अब नियान निंग के पर्स से इनविटेशन निकालती है और चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैडम जियांग की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और वो बहुत खुश नजर आती हैं। गेस्ट उन्हें बर्थडे विश करते हैं और जियांग फैमिली की काफी तारीफ भी करते हैं। तभी एंकर मैडम जियांग को स्टेज पर बुलाती है कि तभी वहाँ नियान की एंट्री होती है, जो बहुत बेड बेल को लेकर वहाँ आती है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। मैडम जियांग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नियान कहती है, मैं आपको बर्थडे गिफ्ट देने आई हूँ। फिर वो बेल को सिर्फ एक हाथ मारती है और वो बेल बहुत दूर खिसक जाता है। गेस्ट पूछते हैं, ये किसकी बच्ची है जो 1 टन का वजन उठा कर ले आई? मैडम जियांग कहती है, तुम करना क्या चाहती हो? नियान कहती है, मैं आपका खेल खत्म करने आई हूँ। अब मैडम जियांग सिक्योरिटी गार्ड को कहती है उसे बाहर निकालने के लिए, लेकिन नियान उस गार्ड को एक पंच मारती है और वो गिर जाता है। गेस्ट उसकी तारीफ करते हैं। मैडम जियांग कहती है, तुम किसी काम के नहीं हो, एक बच्ची को संभाल नहीं पाए। नियान कहती है, 5 साल पहले तुम लोगों ने मेरी मॉम को ड्रग दिया और उन्हें फंसाया, लेकिन आज मैं इसका बदला लेने आई हूँ। मैडम जियांग कहती है, तुम्हारी माँ बेशर्म है, उसमें हमारी क्या गलती है? नियान कहती है, तो तुम लोग नहीं मानोगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए ये दूसरा गिफ्ट भी लाई हूँ। अब नियान वहाँ एक फुटेज दिखाती है जिसमें लेक्सू और उसकी माँ निंग को ड्रग देकर चले जाते हैं और वो मोजो के साथ रात बिताती है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और गेस्ट कहते हैं, पहनावे से असलियत का पता नहीं चलता, उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतने नीच होंगे। तभी एक गेस्ट बोलती है, क्या आप लोगों ने सुना नहीं कि मैडम जियांग सिर्फ एक मेड थी और मिस्टर जियांग के साथ 100 सोकर इतने ऊपर पहुंची हैं? लेक्सू भी इनकी स्टेप डॉटर है। लेक्सू अपनी माँ से पूछती है, क्या हमने वो वीडियो डिलीट नहीं किया था? मैडम जियांग कहती है, ये मुझे कैसे पता होगा? नियान कहती है, 5 साल पहले मेरी मॉम को इन लोगों ने फंसाया और अब सच सामने आ चुका है। मिस्टर जियांग कहते हैं, चुप हो जाओ, तुम झूठ बोल रही हो। नियान कहती है, मैं तो बस सच बता रही हूँ, क्या आप देख नहीं सकते कि मेरी मॉम के साथ क्या हुआ था? मिस्टर जियांग कहते हैं, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें अबॉर्ट कर दिया होता तो ये सब होता ही नहीं, लेकिन उसने तुम्हें पैदा किया, जिससे हमारी कितनी बदनामी हुई, उसे तो मर जाना चाहिए था। नियान कहती है, आप लोग मुझे मोरालिटी सिखा रहे हैं, कितने बेशर्म हैं आप लोग। मिस्टर जियांग कहते हैं, तुम अपनी कब्र खुद खोद रही हो, मैं तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाता हूँ। वो नियान को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नियान उनका हाथ मारोड़ कर उन्हें पुश कर देती है और कहती है, आप खुद को समझते क्या हैं? जब मॉम को आप सबकी जरूरत थी तब आपने उन्हें बाहर निकाल दिया। अब मैडम जियांग उसे मारने के लिए आगे आती है, लेकिन नियान उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद लेक्सू आती है तो नियान उसे भी थप्पड़ मार देती है। अब उसका पति आता है तो नियान उसे एक किक मारती है। लेक्सू वापस उसे मारने आती है, पर नियान फिर से उस पर 3 से 4 थप्पड़ बरसा देती है और कहती है, सच बताओ, तुम दोनों ने ही मेरी ग्रैंडमा को मारा है ना? मैडम जियांग कहती है, तुम्हारी ग्रैंडमा ने खुद ही अपनी जान ली है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। नियान कहती है, अब भी झूठ बोल रहे हो तो मुझे तीसरा ग्रैंड गिफ्ट भी दिखाने दो। अब नियान वो वीडियो प्ले करती है जिसमें लेक्सू और मैडम जियांग निंग की मॉम को सीढ़ियों से धक्का मार देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब गेस्ट कहते हैं, ये माँ बेटी कितने बुरे हैं, इन्होंने मर्डर भी किया है, इसका मतलब हम एक कातिल की बर्थडे पार्टी में आए हैं। कितनी खराब किस्मत है हमारी। ऊपर से मिस्टर जियांग भी कोई संत नहीं है, इसने अपनी बीवी की कातिल से शादी कर ली। मैडम जियांग कहती है, इसे ये फुटेज कैसे मिली? लेक्सू का हस्बैंड गुस्सा होने लगता है। अब मिस्टर जियांग कहते हैं, ये वीडियो झूठ है, ये असली नहीं है। वो नियान से कहते हैं, तुम झूठ बोल रही हो, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम कुछ भी कर सकती हो। नियान कहती है, आप क्या करना चाहते हैं? आप तो मेरे पिंकी फिंगर को भी हैंडल नहीं कर सकते। तभी वो बहुत सारे गार्ड्स को बुलाता है जो नियान को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ मोजो की दादी डांस कर रही होती है और निंग के साथ मोजो उठते हैं। निंग कहती है, ये क्या हो रहा है, हम यहाँ कैसे सो गए? मोजो कहते हैं, नियान कहाँ है? मोजो अपनी दादी से पूछते हैं कि नियान कहाँ है, लेकिन वो कहती है, मुझे डांस करते वक्त डिस्टर्ब मत करो। निंग और मोजो नियान को ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। तभी मोजो को निंग का पर्स मिलता है और वो देखते हैं कि उसमें सिर्फ एक इन्विटेशन था। वो कहते हैं, मुझे लिन ने 2 इन्विटेशन दिए थे। वो दोनों समझ जाते हैं कि नियान इन्विटेशन ले गई है और दोनों होटल के लिए निकल जाते हैं। इधर गेस्ट नियान को कहते हैं, ये गार्ड्स बहुत खतरनाक हैं, उनकी बात मान लो। नियान कहती है, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। गार्ड कहता है, क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें यही सिखाया है, बड़ी बड़ी बातें करना? नियान उसे मारती है और फिर सारे गार्ड्स एक साथ उसे मारने वाले होते हैं, पर वहाँ नियान एक एक करके सबके पैर पर अपना पैर रख देती है, जिससे वो दर्द में कराहते हुए गिर जाते हैं। ये देखकर मैडम जियांग सदमे में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। मिस्टर जियांग कहते हैं, तुम क्या चाहती हो? नियान कहती है, मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपनी मॉम का बदला लेने आई हूँ, सारे सबूत यहाँ है, तो अब आपको उनसे माफी मांगनी होगी और अपना गुनाह कबूल करना होगा। मिस्टर जियांग कहते हैं, लेकिन क्या पता ये वीडियो फेक हो, मैं माफी नहीं मांगूंगा। नियान कहती है, लगता है आप फिर से मार खाना चाहते हैं। मिस्टर जियांग कहते हैं, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? नियान कहती है, आप मेरी मॉम को इतने सालों से बुली कर रहे हैं, तो मैं आपसे ऐसे बात क्यों नहीं कर सकती? मिस्टर जियांग वापस उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन नियान बेड से घंटे को उनके ऊपर रख देती है और
वो अंदर से बोलते हैं, मुझे बाहर निकालो। पर नियान बेल को एक बार मारती है, जिसके वाइब्रेशन से वो बेहोश हो जाते हैं। अब नियान एक गार्ड को रस्सी लाकर मैडम जियांग और लेक्सू को बांधने के लिए बोलती है। गार्ड दोनों को बांध देता है, लेकिन नियान देखती है कि अभी भी किसी के सिर से जीरो गायब नहीं हुआ था। तभी निंग और मोजो वहाँ आ जाते हैं। निंग कहती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मोजो पूछते हैं, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? गेस्ट कहते हैं, मिस्टर चेन, हमने इसे कुछ नहीं कहा, इसने खुद ये सब कुछ किया है। नियान कहती है, मैं आप दोनों को बचा नहीं पाई, आप दोनों के हेड पर जीरो है। मोजो कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हमें पता है कि कातिल कौन है। आज तुम्हें और मॉम को प्रोटेक्ट करने की बारी मेरी है। मोजो कहते हैं, मैंने किंडरगार्टन में होने वाले बम ब्लास्ट का पता लगा लिया है। बम फिट करने वाला लियांग यूनिंग है। मोजो याद करते हैं कि होटल आते टाइम उन्हें इन्वेस्टिगेटर ने कॉल करके बताया कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले लियांग ही वो टेडी बियर लेकर आया था जिसमें बम था। गेस्ट ये सुनकर डर जाते हैं और वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लियांग कहता है, भागना चाहते हो? लेकिन अब बहुत देर हो गई है, क्योंकि 3 मिनट में ये हॉल गैस चैम्बर बन जाएगा। सब वहाँ से डरकर भागने लगते हैं, लेकिन मेन डोर बाहर से लॉक होता है। निंग कहती है, लियांग तुम भी यहाँ हो क्या? तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? लियांग हंसता है और अपने लिए ड्रिंक लेकर आता है। वो कहता है, इसमें डरने की क्या बात है? अगर मैं तुम्हारे साथ मरा तो कितनी अच्छी बात होगी डियर सिस्टर। निंग कहती है, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। लियांग कहता है, लगता है तुम्हें अभी तक नहीं पता। जियांग वेन यानी तुम्हारी मॉम जब एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी तब उन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन मुझे उन्होंने छॉट डीएच दिया और आज मैं उनकी प्यारी बेटी को अपने साथ मार डालूंगा। निंग कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? मॉम को बचपन से यूटेरिन डिफेक्ट था, वो कभी माँ बन ही नहीं सकती थी। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था तो वो तुम्हें कैसे जन्म दे सकती हैं? लियांग कहता है, अगर वो मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं होती तो वो हर साल अनाथ आश्रम में पैसे क्यों डोनेट करती और मेरी पढ़ाई का खर्चा क्यों देती? उन्हें मेरा बर्थडे भी याद था, वो मुझे हर साल बर्थडे गिफ्ट देती थी। मोजो कहते हैं, तुम्हारी मदर इन लॉ इतनी अच्छी थी कि खुद के बच्चे ना होने पर उन्होंने अनाथ आश्रम में डोनेशन करना शुरू किया। माँ ना होते हुए भी उन्होंने सबकी पढ़ाई का खर्चा उठाया। ये तुम्हारी नजरों में गुनाह बन गया? लियांग कहता है, ये झूठ है, तुम कहानियां बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन ऐसा सोचना भी मत, मैंने ये पूरा होटल खरीद लिया है और आज यहाँ सब मरेंगे। अगर तुम चिल्लाओगे भी तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। तभी मैडम जियांग कहती हैं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। लियांग, तुमने निंग और उसकी माँ को मारने की कोशिश की, मैंने और लेक्सू ने तो तुम्हारी मदद की है। लियांग कहता है, चुप रहो, क्या मैंने इसके साथ कुछ गलत किया? तब भी इसने मुझे चीट किया, तुम दोनों भी आज यहीं मरोगे। निंग पूछती है, अब हम क्या करें? यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, जो लॉक है, हम फंस गए हैं। मोजो कहते हैं, डरो मत, लिन मदद लेकर आता ही होगा। लियांग कहता है, लेकिन वो टाइम पर नहीं आ पाएगा, सिर्फ 30 सेकंड बचे हुए हैं। नियान कहती है, अंकल आपको सच में लगता है कि ये डोर मुझे रोक सकता है? ये बोलकर वो डोर की तरफ देखती है और जोर से चिल्लाकर सबको डोर से दूर हटने के लिए कहती है। उसकी पावर से सब लोग इधर उधर गिर बैठती हैं। फिर नियान जाकर डोर को हल्के से पुश करके ही खोल देती है और कहती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। गेस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। तभी लिन वहाँ आ जाता है और कहता है, मिस्टर चेन, सॉरी मैं लेट हो गया। मोजो उसे कहते हैं, जल्दी से इस जगह को पूरी तरह लॉक कर दो, कोई भी आसपास नहीं आना चाहिए। लिन चला जाता है और लियांग को पकड़ लिया जाता है। तभी नियान बेहोश हो जाती है और निंग और मोजो घबरा जाते हैं। वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि नियान हॉस्पिटल में बेहोश होती है और निंग न्यूज देख रही होती है, जिसमें लास्ट इंसिडेंट्स के बारे में बताया जा रहा होता है। निंग न्यूज को बंद कर देती है और कहती है, लियांग बिल्कुल पागल है। मोजो कहते हैं, शुक्र है हमने उसके प्लान को पूरा नहीं होने दिया और ये सब नियान की वजह से हुआ है। निंग परेशान होकर कहती है, होटल से निकलने के बाद से अब तक ये बेहोश है, इसकी पावर एकदम से बढ़ गई, लेकिन इसे ये पावर मिली कैसे? मैं सच में इसके लिए बहुत परेशान हूँ, अगर ये कभी नहीं उठी तो? मोजो कहते हैं, चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि ये बस गहरी नींद में है। निंग कहती है, लेकिन 3 दिन हो गए हैं, ये बस एक बच्ची है और इस पर इतना बोझ नहीं पड़ना चाहिए। वो कहती है, काश ये आम बच्चों जैसी होती। मोजो कहते हैं, मैं समझ गया, मैं टॉप स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करूंगा और ये बहुत जल्दी उठ जाएगी। तभी नियान को होश आता है और वो अपनी नानी को पुकारती है। निंग खुश हो जाती है। नियान कहती है, मैंने शायद ग्रैंडमा को सपने में देखा। निंग पूछती है, तुम्हें पता है कि तुम कब से सो रही हो? तुमने मेरी जान निकाल दी थी। तभी नियान को पेट में कुछ होने लगता है और निंग परेशान हो जाती है। मोजो कहते हैं, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? नियान कहती है, मुझे भूख लगी है। निंग और मोजो स्माइल करते हैं और निंग कहती है, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। सीन बदलता है और नियान घर आ चुकी होती है। उसकी दादी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में ये पावर सपने से मिली? नियान कहती है, हाँ, मेरी ग्रैंडमा ने मुझे ये पावर दी थी, लेकिन उन्हें लगा कि अब हम सेफ हैं, इसलिए उन्होंने पावर वापस ले ली। दादी कहती हैं, मुझसे झूठ मत बोलो, और ये कहकर वो उसे गुदगुदी करने लगती हैं। तभी मोजो वहाँ आ जाते हैं और नियान की कमर का बर्थ मार्क देखकर हैरान हो जाते हैं। वो इस बारे में अपनी दादी से पूछते हैं तो वो कहती है, ये बर्थ मार्क बिल्कुल तुम्हारे बर्थ मार्क जैसा है और ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। जब तुम छोटे थे ऐसा लगता है तुम इसके बायोलॉजिकल फादर हो। मोजो इस बारे में सोचने लगते हैं और तभी निंग सबको डिनर के लिए बुला लेती है।
सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मोजो अपने केबिन में एक नेकलेस को देखते हुए कुछ सोच रहे होते हैं। उन्हें याद होता है कि उन्होंने एक रात किसी अनजान लड़की के साथ बिताई थी। हम देखते हैं कि अगली सुबह जब निंग उठती है तो ये देखकर शॉक हो जाती है कि वो एक अनजान आदमी के साथ सो गई। वो वहां से भाग जाती है। फिर उसके जाने के बाद मोजो उठते हैं तो उन्हें वो नेकलेस मिलता है और वो लिन को निंग के बारे में पता करने के लिए कहते हैं। मोजो याद करते हैं कि नियान ने भी कहा था कि उसने उन्हें अपने सपने में देखा था। तभी लिन उन्हें आवाज देता है और वो रियलिटी में आते हैं। मोजो उसे हेयर सैंपल देकर डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। लिन चला जाता है। अब मोजो निंग के ऑफिस जाते हैं जहां असिस्टेंट उनसे कहता है कि आपको प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैं खुद हैंडल कर लेता। मोजो कहते हैं कि सने कहा कि मैं बिजनेस के लिए आया हूँ। असिस्टेंट पूछता है तो आप यहाँ क्यों आए हैं? मोजो याद करते हैं कि मॉर्निंग में क्या हुआ था। ब्रेकफास्ट के टाइम पर निंग जल्दबाजी में उनके पास आती है और कहती है, नियान आज तुम्हारे डैडी तुम्हें स्कूल छोड़ डीएच देंगे, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। तो मोजो कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। निंग कहती है, मैंने वेडिंग डे पर ही वादा किया था कि मैं अपनी फैमिली के लिए हार्ड वर्क जरूर करूंगी। ये मत सोचना कि आप सीईओ है तो आपकी ही चलेगी, मेरा करियर अच्छा चल रहा है। मोजो कहते हैं, ठीक है फिर तुम ही कमा लो और मैं नियान का ख्याल रखूंगा। निंग कहती है, नियान अपने डैडी की बात मानना, मैं जा रही हूँ। अब मोजो असिस्टेंट से कहते हैं, अगर मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट कर रही है तो मैं उसे एक बार चेक करने तो पर्सनली आ सकता हूँ। असिस्टेंट कहता है, मिसेस चेन बहुत मेहनत करती है और उन्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मोजो कहते हैं, खबरदार जो उसे बेचारी कहा तो। सीईओ होने के बाद भी तुम्हें अपनी बीवी के सहारे नहीं जीना चाहिए। एक बार जब ये आदत लग जाती है तो यही अच्छा लगने लगता है, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। वो कहते हैं, जाओ और अपने मैनेजर को बोल दो कि वो निंग के साथ ठीक से बर्ताव करें और उसे मत बताना कि मैं आया था। तभी लिन उन्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भेजता है और वो रिपोर्ट देखते हैं। वो रिपोर्ट देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो कहते हैं, नियान मेरी बेटी है, निंग वही लड़की है। असिस्टेंट ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, इसका मतलब जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे वो यही थी। मोजो कहते हैं, शायद यही होना लिखा था। अगर मुझे ठीक से याद है तो 3 दिन के बाद नियान का बर्थडे है। मैं कई साल तक उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी दूंगा। पूरी दुनिया को पता चलने दो कि ये मेरी फैमिली है। जाओ और सारे अरेंजमेंट करो। सीन बदलता है और बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ नियान एक प्यारी सी ड्रेस में प्यारी सी एंट्री लेती है और मोजो से आकर कहती है, आपने जो टियारा मुझे दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मॉम आपके पास भी टियारा क्यों है? मोजो कहते हैं, क्योंकि आप दोनों मेरी प्रिंसेस हो। निंग शर्मा जाती है। अब मोजो सबके सामने निंग को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है। वहाँ आए गेस्ट उनकी तारीफ कर रहे हैं और नियान के लिए कहते हैं कि उसे अपनी मॉम से सुंदरता मिली है। मोजो निंग से कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। वो उसे उसका नेकलेस दिखाते हैं और हैरान होकर निंग कहती है, तो वो आप थे? मोजो कहते हैं, हाँ वो मैं था। मेरी लाइफ में आने के लिए शुक्रिया और मुझे इतनी प्यारी सी बेटी देने के लिए भी। तभी नियान कहती है, डैडी मुझे आप दोनों के हेड पर नंबर्स दिख रहे हैं। निंग डर जाती है और कहती है, क्या तुम्हें वो फिर से दिख रहे हैं? नियान कहती है, इस बार आपके हेड पर जो नंबर है वो बहुत बड़े हैं, ऐसा लगता है कि आप लोग हमेशा जियोगे। निंग और मोजो हंसते हैं। निंग कहती है, तुमने मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। अब मोजो निंग का हाथ पकड़ते हैं और फैमिली फोटोग्राफ के लिए जाते हैं। वो नियान को अपनी गोद में लेते हैं और फिर दादी के साथ तीनों फोटोज लेते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेकआउट जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, हाइप एंड शेयर जरूर कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना बस। आपके थोड़े से भी सपोर्ट से हमें बहुत हेल्प हो जाएगी। वैसे आप इस वीडियो को 5 में से कितनी रेटिंग दोगे ये तो जरूर कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और न्यू ड्रामा देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और घंटी जरूर बजा देना, क्योंकि फिर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगा। और ये अभी जो वीडियो शो हो रहा है इसे तो बिल्कुल मिस मत करना। ये वीडियो आपको पक्का बहुत पसंद आएगा।